फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति पांडे और आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्णमाला। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था वर्ण और वर्णों के प्रकार, साथ में हम लोग स्वर की मात्राएं आदि भी पढ़े थे। और आज की कक्षा में हम लोग देखते हैं कि स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। स्वरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर या मुंह खुलने की स्थिति के आधार पर। तो हम लोग पहला देखते हैं उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता हो, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। ये चार होते हैं। इनकी संख्या कितनी है? चार है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगता है, यानी कि जिनका उच्चारण करने में जो लघु स्वर है उससे दोगुना समय लगता है, उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। इसमें हो गया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। अगला है तीसरा प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। जैसे किसी को पुकारने में इसका प्रयोग मिलता है। पुकारने में, जैसे पुकारते हैं हम लोग किसी को, तो ऐसे तो नहीं बोलते कि राम राम नहीं बोलते, बल्कि हमारा जो साउंड है वो लंबा खींचता है, जैसे राम ऐसे बोलते हैं। या फिर ओम, ओम जो हो गया ये प्लूत स्वर हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया मूल स्वर। मूल स्वर जो होता है वो चार होता है, जैसे अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। दूसरा होता है संधि स्वर। संधि स्वर जो स्वर मूल स्वर के आपस में जुड़ने से बनते हैं। मूल स्वर हमने देखा अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। इनके आपस में जुड़ने से जो स्वर बनता है या फिर दो स्वरों के योग से बनते हैं, उन्हें संधि स्वर या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। अब ये संधि स्वर जो हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक पहला है मूल दीर्घ स्वर, और इनको स्वजातीय स्वर भी कहा जाता है। इसमें आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ शामिल है। दूसरा है संयुक्त स्वर, इसको विजातीय स्वर भी कहते हैं। इसमें हो गया ए, ऐ, ओ, औ। अब हम लोग इसको डिटेल से देखते हैं कि आखिर मूल दीर्घ स्वर क्या है और संयुक्त स्वर क्या है। इसे हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, इस चार्ट की मदद से। उत्पत्ति के आधार पर स्वर, उत्पत्ति के आधार पर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पे हम लोग देख रहे हैं। पहले तो हमने इसको दो भाग में बांटा, ह्रस्व स्वर या लघु या मूल। इसको तीनों नामों से जानते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर और मूल स्वर, ये तीनों एक ही हैं। इसमें अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री शामिल है। दूसरा है संधि स्वर, इसी को हम लोग दीर्घ स्वर बोलते हैं। इसी को गुरु स्वर भी बोलते हैं। गुरु का मतलब बहुत कुछ नहीं होता है, इसका मतलब होता है बड़ा। और इसके अंतर्गत आ गया आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसको भी हम लोग दो भाग में बांटते हैं संधि स्वर को। मूल दीर्घ स्वर, इसी को सजातीय स्वर भी बोलते हैं। और दूसरा हो गया संयुक्त स्वर यानी विजातीय स्वर। अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि मूल दीर्घ स्वर क्या है और संयुक्त स्वर क्या है, कैसे हुआ, मूल दीर्घ स्वर क्यों बोलते हैं आखिर हम लोग, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। मूल दीर्घ, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो मूल स्वर होते हैं उसमें अ शामिल था, और योग करने से उनका, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि संधि स्वर वो है जो कि मूल जो स्वर है उनके योग से बनता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग अ में अ को जोड़ें तो हमारा बनता है आ। ह्रस्व ई में ह्रस्व ई को जोड़ें तो बनता है दीर्घ ई। ह्रस्व उ में ह्रस्व उ को जोड़ते हैं तो बनता है दीर्घ उ। और री प्लस री अगर हम लोग करते हैं तो वो री ही बनता है। खैर, इसका उच्चारण हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत की भाषा है, तो इसको हम लोग नहीं मान के चलते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो अ और अ का मेल है वो सजातीय है, दूसरी जाति के नहीं है, एक ही जाति के हैं। यानी इसमें जो मूल स्वर हैं उन्हीं का योग हुआ है और समान योग हुआ है, मतलब समान में ही
जो दीर्घ ह्रस्व ई है वो उसका मेल जो हुआ है ह्रस्व ई से हुआ है, ह्रस्व ऊ का ह्रस्व ऊ से हुआ है, तो इसी को हम लोग सजातीय बोलते हैं, यानी कि अपनी ही जाति का। और अब विजातीय को देखते हैं कि अ प्लस ह्रस्व ई अगर हम लोग देखते हैं, इसको योग करते हैं तो ए बनता है। अब इस ए में हम लोग अ को जोड़ते हैं तो अय बनता है, या फिर अ में अगर हम लोग ह्रस्व ऊ को जोड़ें तो ओ बनता है, ओ में अगर फिर से अ को मिलाएं तो अ बनता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सजातीय नहीं है। अ में हम लोग अ को, यहाँ पे सजातीय में अ को अ मिला रहे थे इसलिए इसको हम लोग सजातीय बोल रहे थे, लेकिन इसमें अ प्लस ह्रस्व ई है तो इसलिए इसको हम लोग विजातीय बोलते हैं। यहाँ तक हो गई बात, उम्मीद है कि आप लोग को समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, जैसे ई यानी ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अग्रस्वर बोलते हैं। अग्रस्वर में कौन कौन आ गए? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए और ए। इनको याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा है मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिनका उच्चारण करने में जीभ का मध्य भाग यानी बीचला भाग, बीच का भाग अगर काम करता है तो उसी को हम लोग मध्य स्वर बोलते हैं, जैसे कि अ, इसमें केवल अ शामिल है। उसके बाद तीसरा हो गया पश्च स्वर। पश्च स्वर यानी कि जिसमें जिन स्वरों का उच्चारण करने में जीभ का जो पिछला हिस्सा है, पिछला भाग है वो काम करता है, तो उसी को हम लोग पश्च स्वर बोलते हैं। और इसके अंतर्गत आ गया आ, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और अ। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक हो गया आवृत्तमुखी और दूसरा हो गया वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी का अर्थ है कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जो हमारे होठ हैं वो गोलाकार नहीं होते, गोल नहीं बनते हैं, उनको हम लोग आवृत्तमुखी कहते हैं। केवल नाम बड़े बड़े हैं, इसके अंदर इसका जो अर्थ है वो बहुत ही सिंपल है। आवृत्तमुखी में होठ गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, री, ए, इनको बोलने में हमारा जो होठ है वो गोलाकार डिजाइन, वृत्ताकार नहीं बने। तो दूसरा है वृत्तमुखी स्वर, यानी कि इसका अर्थ हो गया सिंपल सा कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार होते हैं, जैसे ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ओ और अ। इनको आप खुद से बोल के देखेंगे तो समझ में आए कि हाँ, इनको बोलने में, इनका उच्चारण करने में होठ हमारे गोलाकार होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं स्वरों का उच्चारण स्थान। किन स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं। पहले है इसको 3 भागों में हमने बांटा है, वर्ण, उच्चारण स्थान और इसको किस वर्ग में रखते हैं। अ और आ का जो उच्चारण है वो कंठ से होता है, इसलिए इसको हम लोग कंठ वर्ग में रखते हैं। ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण तालु से होता है, इसको हम लोग तालव्य वर्ग में रखते हैं। ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ का उच्चारण जो होता है वो होठों से होता है, इसलिए इसको ओष्ठ वर्ग में रखते हैं। री का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इसको मूर्धन्य वर्ग में रखते हैं। ए और ए का उच्चारण कंठ एवं तालु से होता है, इसलिए इसको जिस वर्ग में रखा जाता है उसको कंठ तालव्य कहते हैं। ओ और अ का जो उच्चारण है वो कंठ एवं होठ के द्वारा होता है, इसलिए इसको कंठोष्ठ वर्ग में रखा जाता है। अब यहाँ पे ये ऐसे देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा ये तो है, ये कैसे याद होगा, तो इसमें समझने वाली चीज़ है। ये जो वर्ग है ये तो संस्कृत का नाम है, इसको याद रखने से कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है कि इसको याद रखना ही है, केवल आप उच्चारण स्थान को याद रखें। और आ कंठ से हो गया, ह्रस्व ई, ह्रस्व दीर्घ ई जो है वो तालु से हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि ए और ए जो है वो अ और ई के मेल से बना होता है। ए जो है वो इसी के मेल से बना है, अ और ह्रस्व ई के। तो इसमें था कि अ आ जो है कंठ से है और ह्रस्व ई और दीर्घ ई तालु से है, तो इन दोनों को मिला देना है। पहले हम लोग ए और ए को अगर देखते हैं तो उसको ये इस बात पे विचार करना है कि दोनों किस मेल से बने हैं, तो अ और ह्रस्व ई के मेल से बने हैं, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, कंठ एवं तालु। और इसी को अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो कंठ तालव्य हो गया। ओ और अ जो है उसको इसी आधार पर रखा जाता है, क्योंकि अ में अगर हम लोग ऊ, ह्रस्व ऊ को ऐड करते हैं तो इसमें हम लोगों को ओ प्राप्त होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अ का जो वर्ग है, उच्चारण स्थान है वो है कंठ, और ऊ, ह्रस्व ऊ का जो उच्चारण स्थान है वो होठ है। तो इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं कंठ और होठ से, तो इसका जो वर्ग हो गया वो हो गया कंठोष्ठ। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें
और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।